अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका अपना दोस्त हाफिज़ मोहम्मद रिजवान अपने चैनल टिप्स 92 पे आपको खुशामदीद कहता है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हज मुआवनीन का जो पिछले दिनों NTS पेपर हुआ उसको। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें टेस्ट से मुतल्लिक़ जो हैं वो डिस्कस कर दूं। एक तो ये साइकोलॉजिकल पोर्शन जो था उस टेस्ट का, उसको लेके काफ़ी ग्रुप्स के अंदर मुख्तलिफ़ तरीके से डिस्कशन चल रही है कि इनकी मार्किंग कैसे होगी, इनको चेक कैसे किया जाएगा। तो ये दोनों पोर्शन जो था वो मेडिकल वालों का भी था और मुआवनीन का भी था। मुआवनीन के तो 30 नंबर के सवालात थे और बाकी 30 नंबर के ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस थे और 20 नंबर की तस्वीरें थी और बाकी जो 20 नंबर होंगे उनके वो होंगे ये फ़िज़िकल के, यानी दौड़ वगैरह के, जिसके लिए बाद में शेड्यूल आ जाएगा। तो हम पहले तो देख लेते हैं इसका जो पोर्शन है 30 नंबर का, जिसमें 10 नंबर हज के थे, 10 नंबर IT के थे और 10 नंबर IQ लेवल के थे। उसको फिर इंशाल्लाह साइकोलॉजिकल पोर्शन वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका तरीकाकार क्या होता है, इसको चेक कैसे किया जाता है। तो आए हम टेस्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा टेस्ट था जो मुआवनीन का था। ये सेम एज़ मैं उसकी पिक्चर्स आपके सामने रख रहा हूँ, PDF फाइल है। अब ये IQ लेवल के जो 10 नंबर के पेपर था, 10 नंबर का, 10 नंबर के जो 10 सवालात थे, इसमें सबसे पहला सवाल जो इस बुक का है या इस क्वेश्चन के अंदर है पेज पे, कि पहला सवाल था कॉटन इज़ क्विल्ट, यानी कॉटन जो है वो तकिए में भरने के काम आती है। आगे उसने कहा जी डैश इज़ टू ब्लैंकेट, तो बताएं जो ब्लैंकेट है इसको बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है वूल, यानी जो ब्लैंकेट हैं वो वूल से बनाए जाते हैं, बाकी चीज़ें नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, A वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल कि व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़, कि 112, 100 और 88, इसके बाद अगला नंबर क्या आता है। तो अगर हम देखें ना तो 112 के बाद आ रहा 100, 12 का डिफरेंस आ रहा है, तो 12 का डिफरेंस, तो 88 में से हम अगर 12 निकाल दें तो बाकी हमारे पास बचते हैं 76। तो ये जो 76 है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो ये 76 बन जाएगा। ये C इसका सही जवाब आ जाएगा। उसके बाद अगला जो हमारा सवाल है वो है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में वो कहता है जी एक सीरीज़ बनी हुई है, बताएं इसमें जो एंड पे ये D दिया हुआ है इसके बाद क्या आएगा। तो ये अगर हम देखें तो A के बाद Z है, फिर फिर B 2 दफ़ा आया, C 3 दफ़ा आया, फिर Z आया, तो D 3 दफ़ा नहीं आएगा, D 4 दफ़ा आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, D। ये आगे D आएगा, कुछ दोस्तों ने इसमें Z लगाया था लेकिन D इसका जवाब है। उसके बाद चौथा सवाल है, ये है जी 8 × 7 और 5 × 4 ये आता है। तो बताएं फिर 7 × 9 इसका आंसर क्या आएगा। तो अगर हम पिछले दोनों को देखें ना तो 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो बनता है 35, और इसी तरह 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो बनता है 40। तो मतलब ये इसी तरह नीचे वाले भी, तो इसका मतलब ये है कि जो 7 है इसको भी अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 35, 35। और इसी तरह आगे 9 है, तो 9 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो आंसर बनता है 45। तो फिर इसी हिसाब से हमारा जो इसका जवाब बनता है वो बनता है 45, 35, क्योंकि 7 वाले का पहले आएगा और 8 वाले का बाद में, तो 45, 35 इसका आंसर बन जाएगा। पाँचवा, फाइंड आउट द ओड वन आउट, यानी ये 4 लफ्ज़ हैं, इनमें से बताएं ऐसा लफ्ज़ है जो इन तीनों से नहीं, पिछले बाकी तीनों से नहीं मिलता। एक क्वेश्चन लफ्ज़ ऐसा है। लाइन, टाइगर और लिपर्ड ये तीनों सेम है, काऊ इन सब में से डिफरेंस है, तो काऊ इसका जवाब भी C आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 6 है। इसको अगर हम देखें ना तो G है, तो G से जो अगला कोड दिया गया है वो 2 पीछे है, यानी 2 अल्फ़ाबेट बैक जाएं तो E आता है, उसको E से कोड दिया गया, उसमें -2 अल्फ़ाबेट किए गए। और फिर इसी तरह O है, उसको सेम रखा गया, दूसरे को O ही रखा गया। इसी तरह J है, गोल्फर में L है, तो L
के बाद फिर इसी तरह माइनस अगर हम 2 करते हैं तो एल से के बाद जे के एल, तो एक इंसान यानी कि छोड़ के वो आता है जे, जो अगले लफ्ज़ में दिया गया ई ओ जे एफ, आगे एफ दोनों में सेम है। फिर इसी तरह सी गोल्फर के अंदर ई है तो ई के से पहले आता है डी, डी से पहले आता है सी, फिर एक हिस्से का फ़र्क है, यानी यहाँ पे ई है तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है सी है, डी को छोड़ा हुआ है। फिर आगे आर, आर दोनों में ही सेम है। तो यही तरतीब हम रखेंगे अगले लफ्ज़ के अंदर। हमारा है एस टी यू सी के, स्टक। अब एस से अगर हम एक इंसा पीछे, एक अल्फ़ाबेट पीछे जाते हैं तो पी क्यू आर एस यही आता है। तो आर जो है ये मैं अगर इसको लिख लूँ पी क्यू आर एस टी यू वी इस तरह, तो देखें एस दिया हुआ है, एस के आर को छोड़ दें और फिर पीछे चले जाएं तो क्या आता है क्यू, यहाँ पे आएगा क्यू। टी सेकंड वर्ड सेम आना तो यहाँ पे भी सेम आएगा। और उसके बाद ये यू है तो यू से पहले आता है वी, वी से पहले आता है टी, वी को छोड़ेंगे, सॉरी यू से पहले आता है टी, टी से पहले आता है एस, तो टी को छोड़ देंगे, एस लिख लेंगे। सी फिर सेम आना है। और इसी तरह के है तो के से अगर हम लिखते हैं आई जे के, तो के से पहले जे छोड़ेंगे और आई आ जाएगा, तो ये वाला छोड़ देंगे, यहाँ पे आई आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन गया क्यू टी एस सी आई। तो ये जो है क्यू टी एस सी आई ये इसका जवाब बन जाता है, क्योंकि जो कि आई क्यू लेवल का सवाल था तो इसका ये आंसर बन गया। जो 7वां सवाल है इसमें वो कहता है जी मेरी माँ आपके भाई की बहन है, तो मतलब आपकी भी बहन ही होगी। तो व्हाट रिलेशन एम आई टू यू, मेरा आपसे क्या रिश्ता है, तो वो मेरा, मैं आपका पांजा लगता हूँ। तो ये इसका जवाब आ जाएगा निफ्यू, यानी ये वाला बी ऑप्शन। उसके बाद हमारा आता है सवाल नंबर 8 कि मुर्शिद जो है वो स्मॉलर है अज़र से। मैं मुर्शिद को एम से और अज़र को ए जेड से लिखता हूँ। तो मुर्शिद जो है ये स्मॉलर यानी छोटा है किससे, अज़र से, और अहमद से क्या है, बड़ा है। ये ए जेड और ए अहमद है, ए जेड अज़र है। तो बताएं जी इन सब में से टॉलेस्ट कौन है। तो अगर हम ये तरतीब लगा लें तो ये वाला जो है अज़र ये सबसे बड़ा है, तो हमारा जवाब आ जाता है सी। उसके बाद 9वां सवाल, विच वर्ड डज़ नॉट बिलोंग टू लिस्ट, के 4 हैं जवाब, इसमें से बताएं कौन सा एक बाकियों से नहीं मिलता। तो इसका जो जवाब था वो था एकड़, क्योंकि माइल इंच और यार्ड ये तीनों एक ही तरह की पैमाइश है, एकड़ इन सब में से डिफरेंस है, तो इसका जवाब डी आ जाएगा एकड़। आगे ये कंप्लीट करनी है जी सीरियस, डी एफ एच जे, एक छोड़ा हुआ है तो जे के बाद आता है के के बाद आता है एल। ये अगर हम देखें ना तो डी के बाद ई छोड़ा हुआ है एफ, फिर जे छोड़ा हुआ है एफ, आई छोड़ के एफ जी छोड़ के एच, अब आ जाएगा एल, ये बी। उसके बाद अगले हमारे सवाल आते हैं हज से रिलेटेड। तो वो इतने मुश्किल सवाल नहीं थे, आसान ही थे कि बताएं जी जो रमी जमरात के लिए कंकरियाँ इकट्ठी की जाती हैं वो कहाँ से की जाती हैं, तो वो मुज़दलिफ़ा से की जाती हैं। फिर मुस्लिम वुमेन कैन नॉट ट्रैवल अलोन, एक मुसलमान ख़ातून जो है अकेली कहाँ नहीं जा सकती, वो हज के लिए अकेली नहीं जा सकती। 13 नंबर सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉरबिडन फॉर पिलग्रम हज, के हाजियों के लिए किस चीज़ से उनको मना किया गया। तो रैगिंग, ऑब्ससेनिटी और क्वारलिंग, सब चीज़ों से इनको मना किया गया, तो इसका जवाब आ जाता है डी। फिर नीचे हज इज़ ऑब्लिगेटरी, हज किस पर फ़र्ज़ है, हज हर साहिब सीयत पर फ़र्ज़ है, तो डी इसका जवाब आ जाएगा ऑन दोज हु कैन अफोर्ड। उसके बाद 15 है हज बदल। हज बदल क्या होता है, किसी को अपने किसी के बदले में हज करवाना, यानी अपने बदले में किसी और को हज के लिए भेज देना। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, विच इज़ परफॉर्म्ड फॉर एन अदर पर्सन, यानी बी इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 15 हो गया। 16वें का ड्यूरिंग हज पिलग्रम कहता है जी बताएं जो सर को मुड़वाया जाता है इसको क्या कहते हैं, तो इसको हलक कहा जाता है, ये सी जवाब है। और उसके बाद
वो कहता है जी व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंटर बाय द पिलग्रम बिफोर हज, यानी हज करने से पहले सबसे पहली जो हालत होती है उनकी वो क्या होती है, अहराम बांधते हैं। उसके बाद 18वां सवाल है कि हज के अंदर बताएं अरफात के अंदर कौन सा हज का रुकन अदा किया जाता है, तो वो वकूफ़ अरफात है। फिर 19 है कि हजर असवद की क्या हैसियत है जी। हजर असवद को हम एक पॉइंट रखते हैं जहाँ से तवाफ़ जो है वो शुरू किया जाता है, तो ए इसका आंसर आ जाएगा, इट मार्क्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ तवाफ़। 20वां है कि विच प्रॉफिट इज़ एसोसिएटेड, तो इस हज के जो सारा ज़्यादातर हैं अहकामात वो सारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हैं, जैसे वक़ूफ़ अरफ़ात है और कुर्बानी है और सही है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ये मंसूब हैं सारे। फिर आईटी के सवाल आते तो हज उसके बाद आईटी के सवाल हैं, तो आईटी के सवालात में कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टेम्पोरेरी स्टोरेज ऑफ द कंटेंट, टेम्पोरेरी स्टोरेज फॉर द कंटेंट कॉपीड, यानी जो कंटेंट आप कॉपी करते हैं वो आर्जी तौर पर ना एक जगह पे महफूज हो रहा होता है, उसको कहा जाता है क्लिप बोर्ड। आपको मोबाइल में भी ये ऑप्शन होती है। उसके बाद दूसरा है कि स्टार्ट द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, इसके लिए आप क्या करते हैं जी, कौन सी की है, वो है F7, डी इसका आंसर आ जाएगा। फिर है जी यू आर रिक्वायर्ड टू गिव ब्रीफिंग, आपने ब्रीफिंग देनी है, तो ब्रीफिंग देने के लिए हमेशा प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ती है और प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट का यूज़ होता है, जिसका जवाब आ जाएगा ए, सवाल नंबर 23 का ए। अगर आपको लगे कि कोई सवाल मैं जवाब गलत बता रहा हूँ आप कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद यू आर 24 है यू आर सेट टू कलेक्ट द न्यूमेरिकल डाटा, तो न्यूमेरिकल डाटा होता है जैसे 1 2 3 गिनती वाला कोई डाटा, उसको आपने आपको कहा गया जिसको कंपाइल करें तो उसके लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एमएस ऑफिस का जो एक्सेल है ना, एक्सेल के अंदर न्यूमेरिकल डाटा यूज़ किया जाता है, तो इसका जवाब आएगा सी 24 का। फिर 25 है कि वर्ड के अंदर आप जो है वो कौन सी आपको ओरिएंटेशन पेज दिया जाता है, तो पेज वर्ड के अंदर पावर और आपको दो तरह की मिलती है, एक इस तरह यानी सीधी, इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट, और दूसरी होती है वर्टिकल ये लैंडस्केप, तो ये दो उसमें पेज ओरिएंटेशन होती हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ये जो है इसका आंसर सॉरी सी आएगा ये वाला। उसके बाद एमएस वर्ड हेडर फुटर, तो हेडर फुटर जो है आप अप्लाई करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हर पेज के ऊपर ही आ जाता है, तो इसका जवाब आ जाता है सी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू यूज़ टू डायरेक्टली टुवर्ड्स, तो आपने डायरेक्टली अगर किसी पेज पे जाना है पर्टिकुलर पेज पे, तो आप गो टू पे जाएंगे, गो टू का नीचे ऑप्शन आ रहा होता है, वहाँ पे पेज नंबर लिखेंगे और आप डायरेक्ट उस पेज के ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पे ए आंसर आ जाता है। 28 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर है जिसके अंदर ड्रम होता है, तो ये अगरचे मेरा अपना सवाल ये गलत हो गया था बाद में जब चेक किया, तो लेकिन ये जो सवाल इसका सही है वो है बी, यानी लेज़र प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर के अंदर ड्रम का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है जी एमएस वर्ड में स्मॉलर टेक्स्ट रेज्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम द नॉर्मल टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट से जो छोटे अल्फाज हैं वो अब रिमूव करने हैं या बेस लाइन के अंदर, तो ये जो एक क्वालिटी है ये कहलाती है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, तो इसका जवाब जो है वो ए आ जाता है। ये हो गया 29 सवाल। और तीसवां और आखिरी सवाल है ये मुआवनीन के पेज का पेपर का कि एमएस ऑफिस के अंदर एक फ़ीचर होता है ऑटोमेटिकली करेक्ट स्पेलिंग करना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको ऑटो करेक्ट कहते हैं, ऑटो स्पेल चेक नहीं कहते, ऑटो करेक्ट का ऑप्शन होता है उसमें, तो इसका जवाब भी ए आ जाएगा। तो ये तो थे क्वेश्चन वो जो कि एक जनरली दिए हुए थे, ठीक है, ये सवाल जवाब। अब इसके बाद आगे जो 30 सवाल थे वो थे साइकोलॉजी के, ये है साइकोलॉजिकल पोर्शन। इस पोर्शन के अंदर ये तकरीबन कुछ मिलते जुलते सवाल ही थे दोनों टेस्टों में, मामनीन के भी और मेडिकल मिशन वालों के भी। तो इसमें ना ये 5 ऑप्शंस दिए होते हैं ए से लेके ई तक, आपने जो जितने भी आगे आने वाले सवाल हैं सबको इनके मुताबिक मार्क करना होता है, यानी लगाने होते हैं जी आप ए से ई तक, जहाँ अब ये लगाते सारे अपनी अपनी मर्ज़ी के हैं, कोई स्पेसिफिक आंसर तो इसका है नहीं, तो ये चेक कैसे होंगे, असल ये इशू है। तो इनको चेक करने के लिए ना कोई इतना मुश्किल नहीं है,
ये एक ही स्टेटमेंट इन सवालों में दी जाती है जो पॉजिटिव होती है, दूसरी स्टेटमेंट दी जाती है जो नेगेटिव होती है, और फिर उन्होंने देखना होता है कि जिस बंदा जो है ये पॉजिटिव में क्या इसका रिप्लाई आ रहा है और नेगेटिव में क्या आ रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप ये देखें, आप कहते हैं कि जी नंबर है 3, स्टेटमेंट नंबर 3 जो है कि आई प्रायोरिटाइज़ प्रोवाइडिंग बेस्ट सर्विसेज टू कस्टमर, कि मेरी जनाब तरजीह है कि मैं इस कस्टमर्स को अच्छी सहूलतें दे सकूं, बेस्ट सहूलत दे सकूं। ठीक है, नीचे चल के अगर आप देखते हैं कि सवाल नंबर 9 कि बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स एनवाइज मी एट टाइम, कि कस्टमर्स का जो रवैया है वो मुझे परेशान करता है। तो कस्टमर्स का रवैया आपको कैसे परेशान करता है? जब आप बेस्ट सर्विसेज दे रहे हैं तो उसका रवैया आपको परेशान नहीं कर सकता। मिसालें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक एग्ज़ाम्पल, ये 2 एग्ज़ाम्पलें आपके सामने रखता हूँ, आपको पता चल जाएगा ये चेक कैसे होना है। मिसाल के तौर पर ये देखें, वो कहता है कि आप आई प्रायोरिटाइज़ प्रोवाइडिंग बेस्ट सर्विसेज टू कस्टमर्स, कि जनाब मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं अपनी सर्विस कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज दे सकूं। यह सवाल तीसरी स्टेटमेंट। अब इसी की जो एक नेगेटिव स्टेटमेंट जो मुझे लगी कि वहाँ पे मिसाल के तौर पर आप लगाते हैं जी बिल्कुल जनाब मैं बड़ी मेरी तरजीह होती है कि मैं कस्टमर्स को, आप लगाते हैं स्ट्रॉन्गली एग्री, तो स्ट्रॉन्गली एग्री लगा दिया जी मैं बिल्कुल इस स्टेटमेंट से मुत्तफिक हूँ। लेकिन नीचे चल के एक स्टेटमेंट है, वो कहता है जी आई अवॉइड डीलिंग डिफ़िकल्ट कस्टमर्स, कि मैं जी डिफ़िकल्ट कस्टमर्स को डील करने से बचता हूँ। तो भाई जब आप कस्टमर्स की ज़रूरियात को, एक तरफ आप कह रहे हैं जी मेरी तरजीह है कि मैं कस्टमर्स को सेटिस्फाई करूँ, और दूसरी तरफ आप डिफ़िकल्ट कस्टमर्स जो हैं उनसे अवॉइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी अगर आप स्ट्रॉन्गली एग्री ही कर दें सवाल नंबर 21 में भी और वहाँ पे भी 21, तो फिर ये दोनों गलत हो जाएंगे। जो सॉफ्टवेयर है वो दोनों उड़ा देगा, वो कहेगा जी ये बंदे को पता ही नहीं कि मैंने पहले क्या कहा और बाद में क्या कहा। जबकि अगर इसमें स्ट्रॉन्गली डिसएग्री होगा, उसमें स्ट्रॉन्गली एग्री होगा, तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या कर जाएंगी, मैच कर जाएंगी और दोनों ठीक हो जाएंगी। तो ये तरीक़ाकार होता है इनको करने का। इसी तरह ये सारे के सारी स्टेटमेंट्स अगर आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ये इन स्टेटमेंट्स का एक से दूसरी के साथ लिंक बन रहा है, और एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, तो उस हिसाब से ही इसके आंसर होने चाहिए थे। उसके बाद ये तस्वीरें दी हुई थी, 2 तस्वीरें थी जो मामनीन के पास थी। एक थी ये कि एक लेडी हैं, तो वो ऐसे कमरे के अंदर झांक के देख रही हैं कि अंदर क्या हो रहा है। तो इसमें मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ बन सकती हैं, ये आप सब ने अपने अपने हिसाब से बनानी थी पॉजिटिव रहते हुए। फिर ये पिक्चर थी, इस पिक्चर के अंदर एक बच्चा दिखाया गया था जो सामने गिटार रख के उसको देख रहा है। इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से एलेबोरेट जो है वो कर सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो ये था मावनीन का पेपर, जिसके सवाल भी मैंने आपको रखे। साइकोलॉजिकल जो चीज़ें थी वो भी आपके सामने रखी, और फिर साइकोलॉजी का मैंने बताया भी कि इसको चेक कैसे करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो फीडबैक है उन दोनों के जो आंसर्स हैं वो आपस में कंट्रोवर्शियल नहीं होने चाहिए। कि एक तरफ बंदा कहे जी नहीं मैं अपने काम को जो बारीकी से भी देखता हूँ, मैं अपने काम बड़ा अच्छे तरीके से करता हूँ, और आगे चल के कहे जी मैं स्ट्रेस में भी चला जाता हूँ। तो स्ट्रेस को हैंडल करना, ये सारी इस तरह की बेसिकली स्टेटमेंट्स थी। तो उम्मीद करता हूँ इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और रिज़ल्ट इसका कब आएगा ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो रिज़ल्ट है ये तकरीबन इस हफ़्ते के अंदर, यानी ये जो आने वाला वीक है इतवार या पीर, इंशाल्लाह तब तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर फ़ाइनल जो है वो अनाउंस होगा इसका शेड्यूल फ़िज़िकल टेस्ट का, और फिर जो फ़िज़िकल टेस्ट में अपीयर होंगे उनके रिज़ल्ट की बेस पे फिर फ़ाइनल जो है वो रिकमेंडेशन की जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह सब के लिए आसानियाँ फरमाए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर लाइक कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।